ओके, नमस्कारम। सो वी आर डूइंग टैक्स ऑडिट सीरीज और टैक्स ऑडिट्स में अलग अलग जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो हम कवर कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में मेथड ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर। थोड़ा ज्यादा डिस्कशन होगा मेथड ऑफ अकाउंटिंग इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एंड इवन प्रोफेशनल्स को इन चीजों के बारे में नॉलेज ही नहीं है, और नॉलेज नहीं तो डिस्क्लोजर नहीं जाते प्रॉपरली। ऑब्वियसली हम एकदम ज्यादा इनडेप्थ भी नहीं जा रहे, क्योंकि ऐसे लेक्चर जैसा लेक्चर नहीं होना चाहिए। इट शुड बी द प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सेशन। तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग का पहला तो मतलब क्या होता है, तो देर आर एक्चुअली थ्री मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। थ्री मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब समझता है आपको? एक्चुअली तो दो ही है। एक तो कौन सा मेथड होता है? एक मेथड आपने पढ़ा होगा कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, और दूसरा कौन सा होता है? मर्केंटाइल और अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। हम 99% क्या फॉलो करते हैं बताओ? मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसका क्या मतलब होता है? अगर मैंने 31 मार्च के पहले सेल किया, इफ आई हैव मेड सेल बिफोर 31 मार्च, पैसे नहीं मिले मुझे, तो मेरा इनकम है या नहीं है? लेकिन पैसे तो नहीं मिले, इनकम अर्न किया आपने। वैसे ही मार्च की सैलरी एक्सपेंस कहां बुक होना चाहिए, मार्च में कि अप्रैल में? बताइए। पेमेंट अप्रैल में होगा, मार्च की सैलरी का पेमेंट कहां पे होगा? अप्रैल में होगा। लेकिन बुक कहां पे होना चाहिए, कौन से फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए? मार्च में होना चाहिए, क्योंकि वो मार्च महीने का खर्चा है। तो सर कैश सिस्टम और अक्रूवल सिस्टम में क्या कैश फॉलो करते तो क्या ही प्रॉब्लम होता? बहुत प्रॉब्लम होता। अकाउंट में एक रूल होता है कंसिस्टेंसी का। कौन सा रूल होता है? कंसिस्टेंसी का। आपका जीपी, एनपी, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कंसिस्टेंट होना चाहिए। आपकी मेथड ऑफ अकाउंटिंग कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर आपने अक्रूवल सिस्टम फॉलो नहीं किया और मान लो आपने 31 मार्च या मार्च के पहले, जस्ट मार्च के पहले थोड़ा परचेस कर दिया था, बड़ा अमाउंट परचेस किया, 5 करोड़ का परचेस कर लिया, पकड़ लीजिए आप, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे? टू परचेस डेबिट कर दोगे पीएनएल में। 5 करोड़ रुपया बहुत बड़ा अमाउंट डेबिट हो जाएगा। लेकिन क्या वो पूरा स्टॉक बिका होगा उस साल में? नहीं बिका होगा। एम आई राइट? स्टॉक बिका ही नहीं होगा। स्टॉक कब बिकेगा? अभी ये अगले साल बिकेगा, ठीक है ना? और अगले साल परचेस नहीं हुआ है, अगले साल परचेस नहीं हुआ है। तो अगर आपने अक्रूवल सिस्टम नहीं पास किया, अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अगर नहीं पास किया, जिसके थ्रू अगर नहीं पहले किया, तो क्या होगा? यहाँ पे परचेस बुक होगा एक साल में और दूसरे साल में सेल बुक होगा। और आप समझ रहे हो ना, सेल विदाउट कॉस्ट विल बी हाईएस्ट प्रॉफिट। अगले साल कॉस्ट ही नहीं होगा, डेबिट में कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्टली सेल ही होगा। 5 करोड़ का आइटम 6 करोड़ में बेचा आपने, तो अगले साल 6 करोड़ का डायरेक्टली प्रॉफिट दिखेगा आपको, ग्रॉस प्रॉफिट। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि परचेस तो है ही नहीं। और करंट ईयर में 5 करोड़ का लॉस दिखेगा, जबकि लॉस हुआ ही नहीं है। लॉस क्यों नहीं हुआ है बताओ? नहीं, सेल तो हुआ नहीं है, लेकिन लॉस भी नहीं हुआ है, आपके पास स्टॉक है। तो अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बोलता है ये परचेस आपने इस साल नहीं बेचा ना, नहीं बेचा, तो इसको रिवर्स करो, इस परचेस को नलीफाई करो। अब परचेस परचेस किया है तो उसको तो काट नहीं सकते आप जाके, इसलिए हम क्या पास करते हैं यहाँ पे? बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना? आप समझ रहे हो ना, डेबिट पे भी 5 करोड़ है और क्रेडिट पे भी 5 करोड़ है, तो एक्चुअली वो परचेस को नेट ऑफ कर रहा है। क्यों नेट ऑफ कर रहा है? क्योंकि ये अमाउंट या इतने अमाउंट का स्टॉक आपने इस साल परचेस तो किया, लेकिन आपने इस साल सेल नहीं किया, तो आपको इसको अगले साल, इस वैल्यू को अगले साल लेके जाना है। तो कैसे लेके जाओगे? तो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। इसलिए हम बाय क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री मारते हैं, एंड देन अगले साल क्या हो जाएगा? यही आइटम टू ओपनिंग स्टॉक के नेम से यहां पे आएगा। तो यहां पे 5 करोड़ का अगले साल क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक आएगा। और मान लेता हूं कि अगले साल बाय सेल्स हुआ है 6 करोड़ में, तो सर ये प्रॉपर हो रहा है, जिस साल सेल होगा उस साल क्या बुक होना चाहिए? कॉस्ट बुक होना चाहिए। जिस साल रेवेन्यू बुक हुआ उस साल उसका कॉस्ट होना चाहिए। इसको अकाउंट्स में मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट बोलते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। रेवेन्यू शुड मैच विथ एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस शुड मैच विथ रेवेन्यू। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की एंट्री होती है। अदरवाइज अगर मैचिंग कॉन्सेप्ट अकाउंट में नहीं होता तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की कोई एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन नहीं है। आप पीएनएल में जितने भी बाकी सारे अमाउंट रिकॉर्ड करते हो, सेल, परचेज, सैलरी, रेंट, ये सब क्या है? ट्रांजैक्शंस है। क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक इज अ फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट, इट्स नॉट अ ट्रांजैक्शन। और ये एडजस्टमेंट करना क्यों पड़ता है? ताकि आप एक ट्रू प्रॉफिट डिराइव करो उस पर्टिकुलर पीरियड का। एंड दैट्स अ मैचिंग कॉन्सेप्ट इन अकाउंट्स। यहां तक क्लियर है? अब जैसे मैंने ये बोला, तो मुझे बताइए, मार्च के महीने में हमारा स्टाफ काम करेगा?
करेगा ना। तो खर्चा तो इनकर हो गया, अब उन्होंने काम किया मतलब रेवेन्यू भी इनकर्ड हो गया। पैसे नहीं मिलेंगे हमें, शायद कुछ मिल भी गए होंगे, आप समझ रहे हो, कुछ पैसे मिले भी हो, कुछ क्लाइंट ने पैसा दिया भी होगा, कुछ क्लाइंट शायद आगे देंगे। तो हम अगर कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पे अगर रिकॉर्ड करेंगे तो पकड़ लीजिए जैन फेब और मार्च में हमारे स्टाफ ने काम करते रहे, 3 महीने काम किया किया किया, सैलरी ली, सब कुछ हो गया, और उन 3 महीने में क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए। क्लाइंट ने पैसे दिए अप्रैल के महीने में, कौन से महीने में दिए, तो अप्रैल के महीने में रेवेन्यू बुक हो जाएगा। क्या वो अप्रैल में जो रेवेन्यू बुक हुआ वो अप्रैल का रेवेन्यू है? जी नहीं, वो अप्रैल का रेवेन्यू नहीं, 3 महीने से काम चालू था उसके ऊपर। तो वो रेवेन्यू कहां बुक होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में बुक होना चाहिए। तो वैसे ही पकड़ लीजिए हमने प्रीवियस 3 महीने में काम कर लिया, रेवेन्यू भी बुक कर दिया। उल्टा कर रहा हूं मैं एग्जांपल, क्या कर लिया, रेवेन्यू भी बुक कर लिया, लेकिन हमने हमारे स्टाफ को सैलरी नहीं दी थी 3 महीने से, वो सैलरी हमने दी अप्रैल के महीने में। मैं क्या बता रहा हूं समझ रहा है, 3 महीने से हम क्या बिल्ड कर रहे थे, जैन फेब मार्च में हम क्या बिल्ड किया, रेवेन्यू बिल्ड किया, अच्छा खासा पैसा कमाया, लेकिन हमने हमारे स्टाफ को सैलरी नहीं दी थी, कैश फ्लो में थोड़ा प्रॉब्लम था तो सैलरी नहीं दी थी। सैलरी दी हमने अप्रैल के महीने में, लेकिन ये इनकर्ड कब हुई थी, इसका आउटपुट कब हमने एंजॉय किया है, लास्ट ईयर में, ठीक है ना। तो वो कहां पे बुक होना चाहिए, लास्ट ईयर में। तो आप समझ रहे हो ना, अगर कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करोगे तो डिजास्टर क्रिएट होगा अकाउंट्स में। अकाउंट्स में कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी, आपका कोई भी रेशियो कभी मैच नहीं होगा। सर कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज द सिंपलेस्ट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जो एक सब्जी मंडी वाला फॉलो करता है, एक वड़ा पाव वाला फॉलो करता है, एक ऑटो रिक्शा वाला फॉलो करता है, मोस्टली एक किराना स्टोर वाला भी फॉलो करता है। दे फॉलो द कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, जैसे ही पैसा रिसीव हुआ तो ही इनकम बुक होगा, पैसा पे हुआ तो ही एक्सपेंस बुक होगा। दैट इज कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, वेरी सिंपल। गले में पैसा आया तो इनकम हुआ, पैसा आज नहीं आया तो आज इनकम नहीं हुआ। सर लेकिन 5 लोग सामान लेकर गए, जाने दो, कोई टेंशन नहीं है, जब पैसा आएगा तब इनकम बुक करेंगे। कौन से साल का वो सेल है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा मिला तो ही बुक करेंगे, नहीं तो बुक नहीं करेंगे। तो बताओ कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में डेटर क्रेडिटर होते रहेंगे क्या, नहीं। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में डेटर क्रेडिटर्स नहीं होते, क्योंकि ना पेएबल की एंट्री होंगी ना रिसीवेबल की एंट्री पड़ेगी। कब आपके बुक्स में, जब पैसे रिसीव हुए तो, या जब पैसे पे हुए तो। प्रीपेड एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा क्या, जी नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी नहीं होगा। देयर इज नथिंग कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस इज एक्सपेंस। तो जो आप बैलेंस शीट में रेगुलर आइटम देखते हो, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, ये सब कुछ नहीं होगा। क्रेडिट सेल करके कुछ होगा ही नहीं। बैड डेट होगा क्या, क्या सिस्टम में, क्या सिस्टम में बैड डेट हो सकता है, नहीं, क्यों नहीं, डेटर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो वो बैड डेट होने का कोई चांस ही नहीं है। तो क्या सिस्टम अच्छी नहीं है, मुझे आपको कन्विंस करना था, अच्छी है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि वो ट्रू रिजल्ट आपको कभी नहीं बताएगा आपको कैश सिस्टम, इसलिए हम कैश सिस्टम फॉलो नहीं करते। कंपनीज एक्ट मैंडेट करता है अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। प्रोप्राइटर को तो फिर भी क्या है, चॉइस है, क्योंकि प्रोप्राइटर का कोई लॉ नहीं है, पार्टनरशिप फर्म का कोई लॉ नहीं है। तो पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, दे कैन फॉलो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। वी डोंट एडवाइज इट, लेकिन लोग फॉलो करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि आप सब्जी वाले को नहीं बता सकते कि बताओ जी सर आपके डेटर कितने, आपके क्रेडिटर कितने, आपके बिल्स पेबल कितने हैं। वो तो बोलेगी, चप्पल निकाल के मार देगी, बोलेगी भागो यहां से, ठीक है ना। तो उसको नहीं समझता ये सब, तो जिनको नहीं समझता नहीं समझता, ठीक है। तो कैश सिस्टम इज ऑल्सो देयर। बुरा है हाइब्रिड बनना, थर्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज व्हाट, हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब क्या, सर मैं एक काम करता हूं, एक्सपेंस जो है ना, सारे खर्चे जो है ना वो अक्रूवल पे बुक करता हूं प्रॉपर, और इनकम जो है ना वो रिसिप्ट पे बुक करता हूं सर मैं। ये हाइब्रिड है, ये गलत है। इनकम टैक्स इसको एक्सेप्ट नहीं करता। इनकम टैक्स बोलता है इनकम और एक्सपेंस दोनों कैश पे होगा तो भी चलेगा, दोनों अक्रूवल पे होगा तो भी चलेगा। ये थर्ड वाला मेथड लेकर मत आना। लोग बड़े शाने होते हैं ना, इनकम को तभी बुक करेंगे जब रिसीव हुआ रहेगा ना, काम किया तब नहीं, बिल भेजा है तब नहीं, इनकम हम तब मानेंगे जब हमें क्या मिला है, पैसा मिला है, ठीक है ना। और खर्चा, खर्चा अक्रूवल बेसिस पे मार दो साहब, एक्सपेंस तो अक्रूवल बेसिस पे आप बुक कर दो, सारे खर्चे बुक होने चाहिए, उस साल के खर्चे उसी साल में बुक होने चाहिए। तो लोग बड़े सेल्फिश होते हैं, इसलिए इनकम टैक्स ने बोला इनकम टैक्स डजंट एक्सेप्ट द हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। यहां तक क्लियर है, मतलब या तो आप क्या फॉलो करो, कैश
या तो आप अक्रूवल, लेकिन आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। इसका एक्सेप्शन भी है इनकम टैक्स में। क्या एक्सेप्शन है साहब, मुझे बताओ। पहला एक्सेप्शन, कंपलसरी एक्विजिशन करके एक वर्ड आएगा कैपिटल गेन में। कंपलसरी एक्विजिशन मतलब गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट बनाना है, गवर्नमेंट को रोड बनाना है, डैम बनाना है, टनल बनाना है, आपकी जमीन गवर्नमेंट ने कंपलसरी अक्वायर की, तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी अक्वायर की तो गवर्नमेंट आपको पैसे देगा। अब आपको क्या लगता है गवर्नमेंट टाइम पे पैसे देता है सबको? नहीं, गवर्नमेंट है थोड़ा लेट भी होता होगा। थोड़ा लेट होता है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या देता है? इंटरेस्ट। क्या देता है? इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है क्या? जी हाँ, ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। आपको, आपने कमाया ना, इंटरेस्ट मिला, आपको इनकम मिला। इंटरेस्ट मिला मतलब क्या? गवर्नमेंट ने बोला आपको 5 करोड़ देंगे और 3 साल से दिया नहीं है, तो गवर्नमेंट 5 करोड़ भी देता है और 3 साल का इंटरेस्ट। आपका इनकम ही है ना, वो इनकम है, तो इनकम क्या होता है? इनकम टैक्सेबल होता है। कौन से ईयर में टैक्स होगा मुझे बताओ? 5 ईयर का एफडी अगर आपने बुक किया होगा, 5 ईयर का एफडी, 5 साल का एफडी अगर बुक किया होगा, तो 5 साल के बाद उसकी मेच्योरिटी आएगी। मतलब आपको पैसा कब मिलेगा? आफ्टर द एंड ऑफ 5 ईयर। लेकिन हर साल इसके ऊपर इंटरेस्ट अक्रू होते जाएगा, पांचों के पांचों साल इंटरेस्ट अक्रू होते जाएगा। ये इंटरेस्ट कौन से पीरियड में टैक्स होना चाहिए? जब जब अक्रू होगा तब तब। लेकिन सर बैंक में तो आया नहीं, एंट्री तो आई नहीं। 26A जो होता है ना, उसमें आपको मिलता है। कहां मिलता है ये? 26A AIS TIS में भी आपको दिखने चालू हो जाएगा। क्योंकि बैंक क्या करता है, बैंक प्रॉपरली उसका बैंक को पता है कि ये कौन से साल का उनका एक्सपेंस है। बैंक आपके लिए इनकम है तो बैंक के लिए क्या है? एक्सपेंस है। बैंक प्रॉपरली अक्रूवल सिस्टम पे ही बुक करता है। बैंक ये नहीं बोल सकता कि मैं 5 साल के बाद देने वाला हूं तो 5 साल के बाद रिकॉर्ड करूंगा, नहीं तो क्या सिस्टम हो जाएगा। तो बैंक तो लिमिटेड होती है, बैंक तो अक्रूवल ही मारेगी, और इसलिए आपके हाथ में भी वो अक्रूवल बेसिस पे टैक्स होता है। तो ये IFOS का एडजस्टमेंट है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का। तो बैंक एफडी का इंटरेस्ट या कोई भी इंटरेस्ट इस दुनिया का अक्रूवल सिस्टम पे ही टैक्स होता है। यहां तक समझ में आ रहा है? क्योंकि 99% आप क्या, कौन सी मेथड अडॉप्ट करते हो? अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आप अडॉप्ट करते हो। लेकिन ये वाला एक जो इंटरेस्ट है कंपलसरी एक्विजिशन के ऊपर का, कितना बुरा होगा उस इंसान के साथ जिसकी जमीन गवर्नमेंट ने ले ली है। तो लैंड चली गई, गवर्नमेंट ने उसको बोला मैं आपको 5 करोड़ दूंगा, लेटर तो आ गया उसके घर पे, लेकिन आया क्या? पैसा आया क्या बैंक में? जी नहीं, पैसा नहीं आया। ठीक है ना? आएगा। कब आएगा? 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं। और जब आएगा तब इंटरेस्ट के साथ देंगे, डोंट वरी। और जो अक्रूड इंटरेस्ट है साहब, उसके ऊपर आप हर साल टैक्स भर दो। कितना हार्श ट्रीटमेंट हो जाएगा क्लाइंट के लिए, जरा सोचो ना। आप अपने ऊपर ले लो, आपके पापा की 5 करोड़ की जमीन गवर्नमेंट ने ले ली। गवर्नमेंट अभी बोलता है 5 करोड़ के ऊपर अगर हम टाइम पे नहीं देंगे 10% इंटरेस्ट दे देंगे। रोने की कोई बात नहीं है। 10% इंटरेस्ट कितना होता है 5 करोड़ का? 50 लाख रुपया। पापा 50 लाख के ऊपर ईयर 1 में टैक्स भर देंगे? अरे अक्रू तो हो गया, मिलेगा ना। पापा क्या बोलेंगे? भरेगा ना, टैक्स में भरेगा, किधर जाएगा नहीं, टैक्सेबल है, मुझे पता है। कब भरेगा? जब मिलेगा तब। तो ये तो एक्सेप्शन हो गया ना अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का। हेलो, तो तुम्हारे पास पावर होना चाहिए ना ये बोलने का। ऐसे उधर भाषण देके इनकम टैक्स को मतलब नहीं है। इनकम टैक्स तुम्हारे इमोशन पे नहीं चलता। सेक्शन है क्या कोई जिसमें ये अक्रूवल पे टैक्स नहीं होता, रिसीट पे टैक्स होता है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट कौन से सिस्टम पे टैक्स होता है? अक्रूवल पे होता है। मैंने एफडी का आपको एग्जांपल दिया, ठीक है ना। आपके अकाउंट में भले नहीं आए, एफडी में री इन्वेस्ट होता है वो इंटरेस्ट, फिर भी आपको उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। दैट्स अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। यहां तक क्लियर है? लेकिन ये वाला इंटरेस्ट, कंपलसरी एक्विजिशन वाला इंटरेस्ट, अक्रूवल सिस्टम पे टैक्स नहीं होता, ये रिसिट बेसिस पे टैक्स होता है। और इसके लिए अच्छा, अक्रूवल सिस्टम वगैरह ये सब लिखा है सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 में, मतलब 145 1 में लिखा है कि भैया या तो क्या सिस्टम फॉलो करो या अक्रूवल सिस्टम फॉलो करो। अच्छा, ये जो सिस्टम है ये खाली पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ही लगता है। मतलब सैलरी के नियम अलग है, रेंट तो ऐसा है कि नहीं भी मिला होगा तभी भी टैक्स होता है। और कैपिटल गेन चैप्टर के नियम अलग है। 5 चैप्टर है ना, 5 हेड होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, IFOS। सैलरी के नियम अलग है, सैलरी के नियम सैलरी के चैप्टर में लिखे गए हैं, हाउस प्रॉपर्टी के नियम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में लिखे गए हैं, और कैपिटल गेन के तो नियम अलग अलग है, हर ट्रांजैक्शन का नियम अलग है। ठीक है ना? तो इन 3 चैप्टर्स को ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये सेक्शन एप्लीकेबल किसको होता है? 145 या तो
पीजीबीपी जो मेन बिजनेस होता है, मेन एसएससी का इनकम पीजीबीपी से होता है, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन दोनों में एप्लीकेबल होता है। लेकिन 145 बी उसके बाजू वाला सेक्शन 145 बी हाउ एवर से स्टार्ट होता है। लॉ में याद रखो, कोई भी सेंटेंस अगर हाउ एवर से स्टार्ट होता है तो एक्सेप्शन है। कोई भी लड़की अगर आपसे बात करती है और उसके आगे अगर वो हाउ एवर यूज करती है तो समझो जल्दी से जल्दी ब्रेकअप करना चाहिए। हाँ तो क्या वो बोलेगी, बेबी आई लव यू सो मच, हाउ एवर माई पेरेंट्स मे नॉट एक्सेप्ट इट। तो जैसे ही उसने रूल बोला उसके आगे हाउ एवर बोल दिया तो समझो वो शी इज गोइंग टू क्रिएट एन एक्सेप्शन टू द रूल। तो वह लॉ भी वैसे ही होता है, ठीक है ना। पहले लॉ ने बोला आप अपने हिसाब से कैश सिस्टम फॉलो करो या अक्रूवल सिस्टम फॉलो करो, लेकिन कंसिस्टेंटली फॉलो करना। लेकिन फिर लॉ बोलता है कि सर्टेन इनकम वुड बी टैक्सेबल ओनली व्हेन इट इज रिसीव्ड 145 बी, तो एक्सेप्शन क्रिएट करता है। और पहला वाला वही बताया मैंने आपको, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एन एसएससी ऑन अ कॉम्पेंसेशन और एनहांस कॉम्पेंसेशन शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। जिस साल मिला उस साल का ये टैक्स होगा, ठीक है ना। दूसरा इनकम आपका है सेक्शन 224 क्लॉज 18, क्लॉज 18 का इनकम है, ठीक है ना। गवर्नमेंट बोलता है मैं आपको सब्सिडी देगा, देता है ना गवर्नमेंट सब्सिडी बहुत बार। लेटर आ गया गवर्नमेंट का कि आपको सब्सिडी मिलेगा, तो क्या टैक्स भर दोगे उसके ऊपर? नहीं, गवर्नमेंट है अगेन सामने, तो कब भरोगे टैक्स? जब रिसीव होगा तब। तो सब्सिडी भी उसी साल में टैक्स होगा जिस साल में रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे बात करता है। सर आपने ये चालू क्यों किया अक्रूवल सिस्टम और कैश सिस्टम समझाने के लिए? क्या वो तो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ के रखा था, हम बाप है उस सिस्टम्स के? नहीं नहीं, मैंने उसके लिए नहीं चालू किया था। मैंने आपको कुछ आगे की 10 आइटम बताने जो बहुत बार लोगों को समझ में नहीं आता, और कोई भी अगर उसको रेफर करता है तो हमारे ऑफिस में ऐसे बिहेव करते हैं। क्या 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 बोला उसने, क्या? तो जैसे कोई बोलेगा उसका आईसीडीएस 3 में रिपोर्टिंग करो, तो जैसे मैंने बोलूंगा आईसीडीएस 3 में रिपोर्ट, क्या 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 आईसीडीएस, कौन मर गया, ऐसे आप बातें करते हो। आईसीडीएस क्या है वो पता नहीं आप लोगों को। तो आज मैं आपको ट्राई कर रहा हूं कि आईसीडीएस क्या है, वो थोड़ा हिंट देने का ट्राई कर रहा हूं। आपको आईसीडीएस नहीं पढ़ा रहा मैं आपको खाली हिंट दे रहा हूं, क्योंकि आईसीडीएस पढ़ने के लिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। और आप लोगों के चेहरे देख के मुझे क्लियरली पता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का आपको बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज है। इतना स्ट्रॉन्ग नॉलेज है कि वो जहां है वहीं है, वहां से आपके तक आ नहीं पाया है, आपके कबड़ में होगा किधर ना किधर, ठीक है ना। तो साहब हुआ कुछ ऐसे कि इंडिया में अकाउंट्स को स्टैंडर्डाइज करने की प्रोसेस चालू हुई। उसके लिए मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड बनाने पड़े, और एक फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट मैंने आपको पढ़ाया था डे 1 ऑफ द सीरीज पे, शेड्यूल 3 पढ़ाने के टाइम पे मैंने आपको बताया था ऑफ द फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये लिखा गया है कि पूरे देश में अकाउंट्स कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 होते हैं ना, थोड़ा जनरल नॉलेज है ना। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं ना। इंडिया में भी 60 ही होते हैं? अच्छा अच्छा, दिल्ली में भी 60 ही होते हैं, यूएसए में भी 60 ही होते होंगे। क्यों? क्योंकि इट इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड। हाउ ग्रेविटी ऑपरेट्स, अगर आप अभी बिल्डिंग के ऊपर जाओगे और जंप करोगे तो कहां जाओगे, नीचे के ऊपर? हाँ नहीं नहीं, पहला स्टेप 1 कहां पे जाएंगे? स्टेप 1 नीचे। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड है, ग्रेविटी ऑपरेट सेम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है ना। ग्रेविटी का भी स्टैंडर्ड है। 1 लीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 1000, ठीक है ना। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। ये क्या है? स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। तो वैसे अकाउंट्स भी क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड, ताकि लोग अपने अपने हिसाब से नए नए नियम ना बनाए, इनोवेटिव अकाउंटिंग ना करे, ठीक है ना। नहीं तो मुझको तो, मैंने तो कल फाउंडेशन के बच्चों को भी बोला, एक लुका पैचुअली थे 14 सेंचुरी में, मिस्टर लुका पैचुअली, जिन्होंने 14 सेंचुरी में डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का इन्वेंशन किया था थ्रू मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है ना। और उसके बाद एक आप हो 21st सेंचुरी के, आप भी अकाउंट्स की इन्वेंशन करते हो, ठीक है ना। लुका पैचुअली ने बोला डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है ना। सामने वाला अगर रिसीवर होगा तो उसको डेबिट करो, और सामने वाला गिवर होगा तो क्रेडिट करो। तुम बोलते हो लुका पैचुअली गए भैंस चराने में, रिसीवर को क्रेडिट करेगा और गिवर को डेबिट करेगा, और मुझको नहीं समझा तो मैं कुछ भी डेबिट करेगा और कुछ भी क्रेडिट करेगा, ठीक है ना। तो तुम भी एक इन्वेंटर ऑफ अकाउंट्स हो, ठीक है ना। तुमने अपना अकाउंट्स बनाया हुआ है, अपना एक नया सिस्टम चलाते हो, तो वही ना हो करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए।
और इसकी मदर है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो इन्होंने स्टैंडर्ड्स लिखे, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स लिखे, ठीक है ना, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 29 स्टैंडर्ड्स लिखे। हर स्टैंडर्ड लिखने के बाद गवर्नमेंट को प्रेजेंट किए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रिशिएट किया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट में नोटिफाई किया कि 29 स्टैंडर्ड्स आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी इफ यू आर अ कंपनी और रजिस्टर्ड एंटिटी अंडर कंपनीज एक्ट। और उसके बाद इन्होंने 4 स्टैंडर्ड और बनाए, 30, 31, 32 ऐसे स्टैंडर्ड्स बने, और बहुत सारे स्टैंडर्ड बनाए इंस्टीट्यूट ने। मैं तो खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूं अभी। फिर इनको ऐसा लगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का और इंस्टीट्यूट का कभी कभी दुश्मनी चलता है, पता नहीं क्यों, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि यार इनकम टैक्स वाले तो अकाउंट्स नहीं करते ना, अकाउंटेंट अकाउंट्स करता है, टैक्स वाले तो टैक्सेशन करते हैं, टैक्स कंसल्टेंट का काम है टैक्सेशन करना, अकाउंटिंग करना काम नहीं है। व्हाई शुड आई फॉलो, व्हाई इनकम टैक्स पीपल शुड फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? इनकम टैक्स पीपल शुड नॉट फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि हम इनकम टैक्स में अकाउंट्स करते ही नहीं। अकाउंटिंग तो हो चुकी है, लास्ट पूरा साल आपने अकाउंट्स किया है, अभी टैक्स रिटर्न्स भरने की बात हो रही है, टैक्स कंप्यूट होने की बात हो रही है। व्हाई शुड वी फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नाउ? वी आर नॉट सपोज टू फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक इंस्टीट्यूट है, एक बॉडी है, वो गवर्नमेंट नहीं है। हमको लॉ लिखने की ताकत नहीं है। कल कोई भी उठ के बोल सकता है नहीं फॉलो करना है मुझको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ओके एक्सेप्टेड, नहीं मत करो, गाइडेंस है ये। आप अपने बेटे को बोलते बेटा दारू मत पी, बेटा बोलता पिएगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, क्या ही कर लोगे आप, ठीक है ना। आपने उसको गाइडेंस दिया, आप उसको हाथ पांव बांध के नहीं रख सकते किसी के। तो वैसे अकाउंट्स में भी इंस्टीट्यूट बोलता है कि ये अकाउंट है, इसको फॉलो करो, ये स्टैंडर्ड है, इसको फॉलो करो। लेकिन अगर नहीं किया तो उसका कोई पनिशमेंट, कोई फांसी की शिक्षा नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स लॉ अगर आपने फॉलो नहीं किया तो पेनाल्टी हो सकती है, जेल हो सकती है, क्योंकि वो लॉ है और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है उसको इन्फोर्स करने की। स्टैंडर्ड्स इन्फोर्स नहीं हो सकते, स्टैंडर्ड गाइडेंस नोट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हम इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करेंगे, हम हमारे स्टैंडर्ड्स लिखेंगे, ठीक है ना। और उन्होंने बहुत मेहनत करके स्टैंडर्ड्स लिखने चालू किए। ऑब्वियसली एक टारगेट तो उनका क्लियर था कि जो इंस्टीट्यूट ने लिखा है वो हमें नहीं लिखना है। तो इसका नाम, इनकम टैक्स में भी स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी पूरे देश में, सब लोग अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। और अकाउंटिंग में जादू होती है, आप अगर अकाउंट्स में जादू करना सीख गए तो इनकम आराम से कंट्रोल कर सकते हो। आप समझ रहे हो क्या? स्टॉक का वैल्यू चेंज होने से प्रॉफिट चेंज होता है कि नहीं? वो जादू है अकाउंट्स की, कि प्रॉफिट कमाने के लिए एक्चुअली माल बेचना पड़ता होगा ना। ये किसी भी अगर नॉन कॉमर्स वाले को पूछो हाउ डू आई अर्न प्रॉफिट, हाउ डू आई इंक्रीज प्रॉफिट, वो बोलेगा बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड बाय इंक्रीजिंग द रेवेन्यू। दो ही रास्ते होते हैं। नॉर्मल किसी भी सादे बिजनेसमैन वाले को पूछो कि सर प्रॉफिट कैसे बढ़ाओगे अगले साल का आप, तो बोलेगा सर या तो खर्चे कम करने पड़ेंगे या तो इनकम बढ़ाना पड़ेगा। कॉमर्स वाले को पूछो 3 आंसर देगा, ठीक है ना। बोलेगा या तो खर्चे कम करो, वेरी गुड सर, तभी भी प्रॉफिट बढ़ेगा, या इनकम बढ़ा दो सर, तभी भी प्रॉफिट बढ़ेगा। अच्छा ये दोनों चेंज नहीं कर सकते? एक काम करते हैं, स्टॉक की वैल्यू बढ़ा देते हैं, तभी भी प्रॉफिट बढ़ेगा। और कम करना है तो स्टॉक की वैल्यू कम कर देते हैं, प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब सामने वाला कंफ्यूज है, ये क्या कर रहा है, प्रॉफिट कैसे हो गया? अभी आपका प्रॉफिट 2 लाख दिख रहा है, 12 लाख चाहिए, देता हूं तो करके 2 मिनट, आबरा का डाबरा जादू करके आप प्रॉफिट बढ़ा के दियो। अब वो कंफ्यूज है, 12 लाख का प्रॉफिट हुआ है मेरे को, 18 चाहिए तो 18 करके देता हूं सर। तो ये अकाउंट्स का जादू है, इसको रोकना चाहिए ना कोई तो, इधर तो रोके। ये फेयर नहीं है, आप लोग जो जादू करके दिखाते हो वो फेयर नहीं है। तो कहां लिखा है कि अनफेयर है, कहां लिखा है कि ये पनिशेबल ऑफेंस है? वही चीज आज दिखा रहा हूं कि कहां लिखा है कि ये पनिशेबल है। आप ऐसे जादू नहीं करनी चाहिए अकाउंट्स के। तो अकाउंट्स के कुछ जादू है, कुछ मंत्र है जो आप रॉन्गली यूटिलाइज करते हो, ना हो करके स्टैंडर्ड्स आपको रोकते। तो इनको भी स्टैंडर्ड से बनानी थी, लेकिन ये लोग अगर स्टैंडर्ड नाम दे देते तो वही हो जाता कि स्टैंडर्ड, अरे तुम्हारी भी स्टैंडर्ड, हमारी भी स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड इनकम टैक्स की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऐसे इसका नाम होना चाहिए था। तो नहीं बोला नहीं स्टैंडर्ड वर्ड यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। तो उन्होंने नया नाम निकाला, ICDS, है क्या स्टैंडर्ड, लेकिन नाम क्या है? ICDS, इनकम कंप्यूटेशन एंड
डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। ये पहले अकाउंट्स ही था, अकाउंट्स में भी हम वही करते हैं, इनकम कंप्यूट करते हैं और क्या करते हैं, डिस्क्लोजर करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी दो ही चीजों की बातें करता है, प्रॉपर अकाउंटिंग करो और जो भी अकाउंटिंग है उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर करो। ये लोग बोलते हैं नहीं नहीं, यहाँ पे हम हमारा नाम अलग, पहले तो हमारा नाम अलग होना चाहिए, इनकम कंप्यूटेशन एंड, तो मोर रिलेवेंट है, मोर लॉजिकल है, ऑब्वियसली मोर लॉजिकल है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस शीट आइटम के ऊपर बात नहीं कर रहे हो लोग, इनकम टैक्स आपके एक्सपेंस की ज्यादा बात नहीं कर रहा। इनकम टैक्स को डर किस चीज का है कि ऐसे से अपना इनकम कम ना दिखाए। तो मेजर स्टैंडर्ड जो है वो किसके ऊपर बात कर रही है, इनकम कंप्यूटेशन, जो नेट इनकम आता है ना, प्रॉफिट, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। आपने डेटर ज्यादा दिखाया, क्रेडिटर ज्यादा दिखाया, उससे इनकम टैक्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, खर्चा ज्यादा दिखाया तो इनकम टैक्स को फर्क पड़ता है, इनकम कम दिखाया तो फर्क पड़ता है, स्टॉक के साथ प्ले करोगे तो फर्क पड़ता है। मतलब जो जो इनकम से कनेक्टेड आइटम है उसको, उसके साथ अगर आपने प्ले किया तो इनकम टैक्स को फर्क पड़ता है। वो आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट ना करो करके एक स्टैंडर्ड होना चाहिए पूरे देश में, इसलिए आईसीडीएस लाया गया। अब इन्होंने बड़े जोश जोश में बोल तो दिया कि हम हमारे स्टैंडर्ड्स लाएंगे, लेकिन लैंग्वेज कहां से कॉपी करेंगे, कहीं ना कहीं से तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने बहुत सोचा आईसीडीएस 1 क्या हो, आईसीडीएस 1 क्या होगा, आईसीडीएस 1 क्या होगा, और उनको याद आया, हाँ आईसीडीएस 1 जो होना चाहिए डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब जो लोग मुस्कुरा रहे हैं उनको पता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एक्चुअली AS1 का नाम है। तो ओरिजिनली AS1 का नाम, AS1 अकाउंट्स का हो गया, उसका नाम क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। आईसीडीएस 1 का नाम क्या है, अकाउंटिंग, मतलब वही है और कंटेंट भी वही है। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होता है, अकाउंटिंग सिस्टम अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। उसमें क्या क्या आता है, फंडामेंटल अजम्पशंस क्या है अकाउंट्स के, व्हाट आर द फंडामेंटल अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। आप लोग ऐसे मुझको घूरो मत कि मैं कुछ साइंटिफिक भाषा बात कर रहा हूं, फ्रेंच एंड जापानीज बात कर रहा हूं, ये सब आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो फिर आपको और पीछे जाना पड़ेगा। मैं तो टैक्स ऑडिट पढ़ा रहा हूं, ठीक है। फिर अपना AS2 क्या है, अपना AS2 क्या अकाउंट्स में, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इनका ICDS 2 क्या है, वैल्यूएशन ऑफ कितना, देखो समझ रहा है क्या, ये कोई इंसिडेंस है, हाँ इन्होंने इनोवेटिव बनाया। और अपना रूल क्या है, हम लोग स्टॉक को कैसे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट या NRV, विच एवर इज लोअर। मतलब अगर कॉस्ट 1 लाख है लेकिन मार्केट में स्टॉक की वैल्यू 80,000 हो गई तो हमको 1 लाख पे अभी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, अभी हमको 80,000 पे उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। NRV मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सेल वैल्यू। कोविड वैक्सीन एक जमाने में बहुत महंगा हो गया, बहुत एक्सपेंसिव हो गया। रेमेडीजवेयर करके एक मेडिसिन था, एकदम हाई डोसेज ऑफ कोविड, मतलब किसी को अगर कोविड हुआ एकदम हाईएस्ट लेवल पे गया, डेथ होने की चांसेस है, तो उसको रेमेडीजवेयर इंजेक्शन मिलता था। रेमेडीजवेयर इंजेक्शन का मार्केट ब्लैक मनी में वैल्यू 1-1 लाख हो गया, समझो 1000-1500 की मेडिसिन मार्केट में लाख रुपए उसका वैल्यू हो गया। स्टॉक का वैल्यू आप लाख रुपया कर दोगे, आपने 1000 रुपए में खरीदा था, आप लाख रुपए में बुक करोगे क्योंकि मार्केट में लाख में बिक रहा है। क्यों, मार्केट वैल्यू 1 लाख है, कॉस्ट कितनी है आपकी 1000-1500, तो विच एवर इज। अब जब कोविड चला गया तो अभी रेमडेसिविर कोई फोकट में भी देगा तो लोगे क्या, नहीं। तो अभी उसकी वैल्यू 50 रुपया भी नहीं है, तो अभी मार्केट में आपने 1500 में स्टॉक करके रखा है, तो अभी कितने में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको 50। क्यों, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। सैनिटाइजर कितने महंगे हो गए थे, मास्क कितने महंगे हो गए थे, 5 रुपए का भी नहीं होता मास्क, 50-50 रुपए में लोगों ने बेचा है, ठीक है ना। आज देख लो उसकी वैल्यू नहीं है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर करना है। तो स्टॉक का वैल्यू मैं अपने मन से रखूं क्या सर, नहीं, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। NRV आप यूजुअली डिटरमाइन करने जाते नहीं हो मार्केट में, हम अज्यूम करते हैं कि NRV कॉस्ट प्राइस से ज्यादा ही होगा। नहीं, NRV एक्चुअली कोई जाता है क्या मार्केट में स्टॉक की एंट्री मारने के लिए, कोई गया कभी आज तक कि स्टॉक का मार्केट वैल्यू निकाल के आता हूं, प्रैक्टिकली तुम लोग नहीं करते। तुम लोग अज्यूम क्या करते हो कि NRV इज हायर देन मार्केट प्राइस, इसका मतलब कम से कम किस पे बुक करो आप, कॉस्ट पे। लेकिन यहाँ पे डिस्क्लोजर डालने के टाइम पे आपको क्या डालना पड़ेगा, वही लिखना पड़ेगा दैट वी रिकॉर्ड
आर स्टॉक ऑन कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, यही लिखना पड़ेगा। दैट इज आईसीडीएस 2। आईसीडीएस 3 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, हमारा एएस 7 है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। पहला वाला एएस 1, दूसरा वाला एएस 2, ठीक है ना। बीच में के एएस इनके काम के नहीं थे तो इन्होंने कंसिडर नहीं किए। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स अलग होते हैं थोड़े। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में इनकम इतना आसानी से बुक नहीं कर सकते आप, अक्रूवल सिस्टम फॉलो करना है ना। तो बिल्डिंग जितनी बन गई, परसेंटेज ऑफ कुछ होता है कंप्लीशन, उसके सिस्टम पे चलता है। अपना एक क्लाइंट है जहां पे वो लगता है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, पीओसीएम बोलते हैं हम उसको, ठीक है ना। जो रियल एस्टेट में है उनको पीओसीएम मेथड लगता है, या जो रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट में रोड बनाते हैं तो पूरा रोड अभी एक टाइम पे नहीं बनता, तो जितना बना हुआ है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लगाया जाता है, जितनी कॉस्ट आपने अब तक इनकर्ड की है। तो जैसे समझ लीजिए प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 करोड़ है, टोटल प्रोजेक्ट में कितना लगने वाला है 10 करोड़, और अभी आपने 4 करोड़ खर्चा कर दिया है अब तक, आज 31 मार्च तक कितना खर्चा कर दिया है 4 करोड़, तो कितना परसेंट कंप्लीशन हो गया आपके हिसाब से? 4 करोड़ डिवाइड बाय 10 करोड़ कितना हो गया 40%। तो जो रेवेन्यू है उसका 40% आपको बुक करना पड़ेगा। पकड़ लीजिए रेवेन्यू 12 करोड़ का है, सेलिंग प्राइस कितनी है प्रोजेक्ट की 12 करोड़, तो 12 करोड़ का 40% कितना 4 करोड़ 80 लाख, ठीक है ना। तो 4 करोड़ 80 लाख आपको बुक करना पड़ेगा, 80 लाख आपका प्रॉफिट इस साल बुक होगा। नहीं समझा? कॉस्ट को पकड़ के क्या निकालना होता है? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, कॉस्ट इनकर्ड टिल द डेट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, उससे क्या मिलता है आपको? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। और फिर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होती है, जितना परसेंटेज है उतना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे आप मल्टीप्लाई करो, उतना आपका इस साल का रेवेन्यू होता है। पैसा कितना मिला वो सब बात नहीं करने का, रेवेन्यू अक्रूवल बेसिस पे बुक करना। तो थोड़ा अलग मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, इसलिए उसके लिए अलग स्टैंडर्ड बनाना पड़ा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके। आईसीडीएस 4 क्या बोलता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन। आईसीडीएस 4 क्या बोलता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 जो है अकाउंट्स का, वो भी क्या है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन है। रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेंगे? नहीं वो तो हो गया, वो तो बात पहले ही हो गई। कब? अक्रू कब होता है उसकी बात करो। आपने ऑडिट की बात करते हैं, आपने क्लाइंट का ऑडिट चालू किया, रेवेन्यू बुक करना चाहिए? चलो क्लाइंट ऑडिट छोड़ दो, भाड़ में गया, ऑडिट तो बहुत आगे होता है। क्लाइंट आज अपने ऑफिस में विजिट करके गया, बोला सर मेरा ऑडिट करना है, आज रेवेन्यू बुक करोगे? क्यों? आज अक्रू नहीं हुआ? नहीं बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ऐसा ही होता ना। क्लाइंट आपके पास आएगा, इंक्वायरी करके जाएगा, आज आप कॉन्फिडेंट हो कि रेवेन्यू आ ही जाएगा? नहीं होगा, आज आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। आप 2 दिन के बाद अपने क्लाइंट को प्रपोजल सबमिट किया, क्लाइंट ने वो एक्सेप्ट किया और आपका अपॉइंटमेंट हो गया। क्या हो गया? अपॉइंटमेंट लेटर आ गया आपके पास, डियर सर यू आर अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड आपकी एनुअल फी 1 लाख रुपया होगी। आज रेवेन्यू बुक कर दोगे? अरे अभी तो कंफर्म ही है ना, मिल ही जाएगा ना। आपने ऑडिट चालू किया, आपने ऑडिट चालू किया, आपकी टीम गई क्लाइंट के लोकेशन पे, आपने क्वेरीज निकाले, डॉक्यूमेंट बनाए, अब रेवेन्यू बुक करोगे? नहीं, अभी भी रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते। क्यों? अभी काम कंप्लीट ही नहीं हुआ है। अब रिपोर्ट बनाओगे, रिपोर्ट सबमिट होगा, अब तो रेवेन्यू बुक होना चाहिए, अभी भी नहीं होता। अभी तक आपने सबमिट किया, अभी तक क्लाइंट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। क्लाइंट जब एक्सेप्ट करता है ऑडिट रिपोर्ट को, जब डिस्कशन होता है आपका क्लाइंट के साथ कि सर ये हमारा ये ऑडिट रिमार्क्स है, हमारे ऑडिट ऑब्जर्वेशन है और हमारा इतना इतना बिल होगा। अब बिल आप बाद में करोगे, घर पे आके आराम से 10-15 दिन के बाद आप बिल भेजोगे, लेकिन जिस दिन ऑडिट एक्सेप्ट होता है उस दिन आपका राइट टू रिसीव इस्टेब्लिश होता है। क्या होता है? इस्टेब्लिश राइट टू रिसीव, कि आपको ये पैसा मिलना चाहिए। और जिस दिन राइट टू रिसीव, जिस साल में राइट टू रिसीव इस्टेब्लिश होता है उस साल में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है। मैंने क्या बोला समझा आपको? देखो आपको भाषा समझ रही है क्या? जिस साल में राइट टू रिसीव इस्टेब्लिश होता है उस साल का रेवेन्यू बुक होता है, उस साल में रेवेन्यू अक्रू होता है। डिविडेंड की बात बताओ मुझे, डिविडेंड, डिविडेंड कौन से साल का होता है? अभी आपको सितंबर में डिविडेंड मिलेगा, कौन से साल का होगा? तो कौन से साल में बुक होना चाहिए? हाँ बताओ। 23-24 में डिविडेंड मिलेगा,
मिलेगा आपको, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर एजीएम में होता है। बाय द वे एजीएम क्या होता है? एनुअल जनरल मीटिंग। तो डिविडेंड डिक्लेयर 23-24 में होगा, लेकिन वो होगा कौन से साल का? 22-23 का, क्योंकि बुक्स तो लास्ट ईयर के क्लोज हुए। तो आपको डिविडेंड मिला इस साल, मिला आपको इस साल, वो तो कैश सिस्टम हो गया। अक्रू कब हुआ था? तो बुक कब होना चाहिए? तो पिछले साल आपने उसके ऊपर एडवांस टैक्स भर दिया, क्योंकि जो इनकम जिस साल अक्रू होता है उस साल में क्या होना चाहिए? उसका एडवांस टैक्स जाना चाहिए, उसका टीडीएस जाना चाहिए। तो क्या आप भर दिया होगा आपने? क्या पिछले साल आपको पता था 31 मार्च के पहले कि आपको डिविडेंड मिलेगा? पता ही नहीं था। तो जिस साल आपको डिविडेंड मिलेगा, क्या आप एस्टिमेट करके बुक कर सकते हो? क्या राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो गया आपका? नहीं हुआ भी नहीं है। इसलिए डिविडेंड उस साल में रिकॉर्ड नहीं होता जिस साल का डिविडेंड होता है। डिविडेंड उस साल में इनकम माना जाता है जिस साल में आपका राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश्ड होता है। मैंने नहीं बोला जिस साल मिलता है, मैंने क्या बोला? राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश होता है। और जिनका लॉ अच्छा है उनको पता है, जब एजीएम कंक्लूड होती है, एजीएम में जब बोर्ड रिजोल्यूशन को बोर्ड प्रपोज करता है, दिस मच इज द डिविडेंड प्रपोज दिस ईयर, एंड वंस शेयर होल्डर अप्रूव्स इट, एक बार अगर प्रपोजल अप्रूव हो जाता है और रिजोल्यूशन पास हो जाता है, उसके बाद राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश होता है। उसके बाद शायद कंपनी के पास पैसे नहीं है देने के लिए डिविडेंड, 4 साल के बाद आपको कंपनी पैसे देगी, लेकिन वो उसी साल आपको बुक करना पड़ेगा एज इनकम, क्योंकि राइट टू रिसीव हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। दैट इज AS4। सागर टेंशन मत ले, सागर कुछ नहीं, अपने को कोई नहीं, अपने को डिविडेंड AIS में दिखेगा तो बुक करने का है, ठीक है ना। मैं खाली लॉ उनको पढ़ा रहा था जो लोग पढ़ना चाहते हैं, बाकी लोग खाली मजे ले लो, भजन करते नहीं समझ लो, बीच बीच में हरि बोल करते रहने का, ठीक है ना। नको रे झोप, तू काय टेन्शन काय, तो रात्रभर चॅटिंग करायची आपल्याला, देतो सोनियाचा नंबर, थांब अरे नाम डिस्क्लोज हो गया। सागर फेमस, सागर के बच्चे जब ये वीडियो देखेंगे लेंगे, आई आई तुझं नाव तर सोनिया नाही है, मग सोनिया कौन? हाँ इसका रील बन सकता है। टेंजिबल फिक्स असेट, अगला क्या है? टेंजिबल फिक्स असेट। अपना AS10 क्या होता है? PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसका अकाउंटिंग। मुझे एकदम सिंपल सा बात बताओ, अगर हमने लैपटॉप 1 लाख का खरीदा और उसके ऊपर हमने 28,000 का GST दिया है, तो हमने टोटल कितना पे किया? 1,28,000। तो उसका डेप्रिसिएशन कितने पे क्लेम होना चाहिए? हाँ जोर से बोलो, हरि बोल। हाँ कितने पे? ऐसे कैसे बोलते ना, कैसे आंसर देते? 1 लाख। दो ही ऑप्शन है ना आपके पास, या तो 1 लाख पे होगा या 1,28,000 पे होगा। फिर मैंने पे कितना किया? 1,28,000, लेकिन 28,000 उसमें क्या है? GST है। तो इसका ITC मिलेगा ना, तो कॉस्ट कितनी हो गई? कॉस्ट, इसलिए इसको कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाता है। PPE को या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाता है? कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाता है। कौन से प्राइस पे? कॉस्ट। तो अभी अपन लोग ने एक्सेल 6 गाड़ी ली, एक्सेल 6 गाड़ी अपन लोग की 15 लाख की गई। 15 लाख में आई एम श्योर 3 लाख का क्या होगा? GST होगा। 15 लाख के अंदर मान लो कितने लाख का GST है? 3 लाख का। तो वो भी ऐसे ही होगा, 12 लाख प्लस 3 लाख GST इज इक्वल टू 15 लाख की कॉस्ट, ठीक है ना। तो बताओ एक्सेल शीट के ऊपर डेप्रिसिएशन अभी इस साल, अभी लास्ट ईयर में तो नहीं आएगा, इस साल आप जब करोगे क्लेम तो कितने वैल्यू पे करोगे? 12 पे करेंगे ना। बस यहीं पे आप लोग फंस जाते हो, ठीक है ना। आप लोग गधे हो, गधे, ठीक है ना। गाड़ी का क्रेडिट मिलता ही नहीं, GST लॉ भी पढ़ना पड़ेगा। अरे हाँ GST भी पढ़ना बाकी है ना। हाँ GST में 17 सेक्शन 5 है, 17 सब सेक्शन 5 है, जो बोलता है ब्लॉक क्रेडिट। कौन सा क्रेडिट? हाँ मतलब इंग्लिश तो समझता है ना, जो क्रेडिट क्या हो चुका है? ब्लॉक हो चुका है। ब्लॉक क्रेडिट मतलब उसका क्रेडिट नहीं मिलता। नहीं तो तुमको मेरे ITC में दिखना चाहिए था ना ये अमाउंट।
दिखा दिखा तभी भी लेने का नहीं। मैंने अगर उधर वहां पे दे दिया, मैंने अपना जीएसटी नंबर सबमिट किया तो दिखना चालू हो जाएगा, लेकिन आपको क्लेम नहीं करना है, नोटिस आ जाएगी। तो सर दिया ही क्यों? अरे वो दुकान वालों को नहीं समझता रे, वो जो डीलर होते ना उनको नहीं समझता कि मेरा व्हाइट प्लेट कार है कि येलो प्लेट कार है। अगर येलो प्लेट कार होगी तो मेरा बिजनेस ही ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर का है, तो क्रेडिट मिलेगा। अभी अपना बिजनेस नहीं है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, अपन लोगों ने ट्रक नहीं लिया है या गाड़ी लेके भाड़े पे नहीं चढ़ा रहे, प्राइवेट कार है। और प्राइवेट कार का क्रेडिट गवर्नमेंट नहीं देता। गवर्नमेंट क्यों नहीं देता प्राइवेट कार का क्रेडिट? नहीं देना है उनको, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। नहीं सर ऐसे तो लॉ वालों ने नहीं बोला होगा, ये निर्मला आंटी तो ऐसे नहीं बोलेगी। तो क्यों नहीं देता? क्योंकि गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा ये कार बिजनेस में यूज होगा कि पर्सनल में होगा? इसका कोई एविडेंस है क्या? अगर आपको आके कोई पूछेगा ये गाड़ी कहाँ यूज करते हो, तो क्या बोलोगे आप? बिजनेस में। तो आईटीसी ले लोगे, लेकिन इनफैक्ट गाड़ी पर्सनल के लिए भी यूज हो सकती है। तो उसका ट्रैक नहीं रखना है गवर्नमेंट को कि गाड़ी पर्सनल है कि गाड़ी बिजनेस है। व्हाइट प्लेट है तो अज्यूम कर लिया वो लोग ने, देना ही नहीं, उन्होंने ब्लॉक कर दिया। आप बोलोगे नहीं नहीं सर कंपनी के डायरेक्टर को लेके दिया, तभी भी नहीं देना है। अरे सर ऐसे क्या कर रहे हो? ऐसे ही लॉ है, नहीं देना है उनको तो नहीं देना है। सर स्टाफ के लिए लिया था, 13+ सीटर का अगर बस लोगे तो मिलेगा, 13 सीटर लेना पड़ेगा। हाँ उसका मिलेगा, मिलेगा। टेम्पो ट्रैवलर उसका क्रेडिट भी मिलेगा, क्योंकि उसमें 13 सीटर के ऊपर वाला लेंगे अपन लोग। सर बाइक का क्रेडिट मिलता है क्या? हाँ, क्योंकि बाइक मोटर व्हीकल, मोटर कार नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे किसका मिलता है किसका नहीं मिलता, जिस मुझे बोलना खाली इतना ही है यहाँ पे, जिसका क्रेडिट मिलता है वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा, और जिसका क्रेडिट नहीं मिलता है वो इनवॉइस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। मैंने क्या बोला समझा आपको? रिकॉर्ड होगा मतलब उतने के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करने के बाद में। फॉरेन एक्सचेंज रेट, अगर आपका डेटर फॉरेन में है, क्रेडिटर फॉरेन में है, तो उसके हिसाब से आपका वैल्यू चेंज होगा ना। फॉरेन एक्सचेंज के अगर रेट चेंज हो गए, तो आपने जब सेल किया तो $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज था, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज था। लेकिन जब पैसे मिले तो $1 इज इक्वल टू 95 रुपीज हो गया। तो आपको डबल बोनस, डबल प्रॉफिट हो गया। एक तो गुड्स के वैल्यू में प्रॉफिट पहले से ही रहेगा, और जो $1 दिया तो सामने वाले ने एक ही डॉलर है, लेकिन जब उसने डॉलर दिया, और आप डॉलर तो इंडिया में चलने नहीं है, इंडिया में तो रुपीज चलनी है, तो जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपको 15 रुपए का एक्स्ट्रा बोनस फायदा होने वाला है। क्या आपका प्रॉफिट है ये? बोलो 80 डॉलर, पहले $10,000 लाके $10,000 $80,000 में, 80 रुपीज में बेचने वाले थे आप। अब वही $10,000 आप 95 में बेचने वाले हो, तो ये 80 to 95 में का जो गैप है वो प्रॉफिट है कि नहीं है? लेकिन आपने कुछ बेचा नहीं है अभी तक यहाँ पे, आपको ऐसा कुछ, ये बिजनेस नहीं है आपका फॉरेन एक्सचेंज करने का। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज में गेन अगर हुआ तो गेन बुक होता है, लॉस भी तो बुक हो सकता है। 80 का डॉलर 78 भी तो हो सकता है, तो लॉस हुआ तो लॉस भी बुक करो। तो वो बोलता है जैसे जैसे फॉरेक्स एक्सचेंज का गेन है तो गेन बुक करना, लॉस है तो लॉस बुक करना। और 31 मार्च पे नोशनल भी अलाउ करता है। नोशनल मतलब अभी तक रियलाइज नहीं किया है, अक्रूड हुआ है, तभी भी 31 मार्च की रिवैल्यूएशन होता है। 31 मार्च पे क्या होता है? रिवैल्यूएशन होता है, और उसके हिसाब से वो बुक होता है। सर कैसे होता है बताइए ना करके, उसके लिए वो जानने के लिए देखिए धारावाहिक, या तो ICDS 6 एक्चुअल में, या तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कौन सा? AS11 के आपको लेक्चर देखने पड़ेंगे, पढ़ाई करना पड़ेगा भाई। सीए बनना है, ऑडिटर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। ऑडिटर मतलब फॉर्म भरना नहीं, उसको डेटा एंट्री बोलते हैं हम लोग। जो तुम करते रहते हो उसको क्या बोला जाता है? डेटा एंट्री। और जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप होते जाएगा, डेटा एंट्री ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AS11 पढ़ के उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप कर पाएगा, ठीक है ना। तो कॉलम भरना तो ऑटोमेटिकली, वैसे भी अभी आज इतने सारे सॉफ्टवेयर आ गए, विनमैन वगैरह, स्पेक्टा वगैरह, आपको कुछ अलग से फील नहीं करना पड़ता। 80% डेटा तो पुल कर देता है वो, 20% ब्रेन एप्लीकेशन रह गया। तो डेटा एंट्री के ऊपर ज्यादा मेहनत मत करो। कल परसों कोई बेचारी लड़की आई थी हमारे यहाँ पे टाइपिंग का कोर्स पूछने के लिए, क्योंकि टाइपिंग का कोर्स होता है क्या यहाँ पे। तो विनायक सर डिप्रेस हो गए कि हम लोग क्या लोगों को बना रहे हैं, हमारे यहाँ पे क्या क्या पूछ के जा रहे हैं। तो मैंने बोला आजकल टाइपिंग का कोर्स करके कुछ मतलब नहीं है।
क्योंकि आजकल हम टाइप करते ही नहीं है, चैट जीपीटी आ गया है, आपको जो चीज चाहिए आपको उसको कमांडो वो लिख के देगा, आपको सोचना भी नहीं है, चीजें कॉपी पेस्ट होती है, फिर पीडीएफ का नहीं होता। सागर साहब को दो, जिसका नहीं होता उसका भी करके देंगे, ठीक है ना। तो देर आर सॉफ्टवेयर नाउ, टूल्स नाउ, तो टाइपिंग का जॉब तो खा लिया अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो डेटा एंट्री मत करो तुम लोग, गधे के जैसे ऑडिट मत करो, चलो 1-2 साल और कर लो, मजे कर लो, चलो। डेटा एंट्री करके बड़ा मजा आता है तुम लोगों को, मैंने देखा है, बहुत मजा आता है। अरे आज 4 रिटर्न भर ले, आज 5 रिटर्न भर ले। आईसीडीएस क्या है नहीं पता, सेक्शंस क्या है नहीं पता, लॉ क्या है नहीं पता, डेटा एंट्री है ये सब, तुच्छ लेवल का जॉब है जो तुम करते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, जो आती भी नहीं, आने के लिए पता भी होना चाहिए ना कि किस चीज की शर्म आनी चाहिए। और ये तुम लोगों की हालत नहीं, ये दुनिया के सारे आर्टिकल्स की है। मैं यूट्यूब के थ्रू सारे आर्टिकल्स को जलील करना चाहता हूं कि सीए बनने के सपने नहीं देखे जाते, सीए बनना पड़ता है। और सीए बनना मतलब ये सब रीड करना, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना। नहीं तो जिंदगी भर स्मॉल 4 बनते रह जाओगे, कभी बिग 4 को टफ नहीं दे पाओगे। अपन लोग ने ये सब चालू किया था कि कुछ तो एक पीरियड आएगा, 8 साल 10 साल हम इन्वेस्ट करेंगे एंड देन वी विल बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट फर्म इन द इंडिया। तो बड़ी फर्म बनना है तो बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, और बड़ी ताकत लगाने के लिए बड़े बड़े बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, उसकी शुरुआत है ये। मैं खाली बता रहा हूं आपको कि पढ़ना क्या क्या है। तुम्हारे चेहरे देख के समझ रहा है ना, तुमको एएस पता है ना आईसीडीएस पता है, और कुछ कुछ इंग्लिश शब्दों के मतलब भी नहीं पता है। राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश, सर 3 सब्जेक्ट 3 बातें नहीं समझा इसमें। एक तो राइट क्या होता है, रिसीव्ड क्या होता है, और ये वो एस्टैब्लिश मतलब क्या किया एग्जैक्टली आपने, इज समझा। देख लो। और फिर बच्चे रोते हैं, अरे माझा रिझल्ट नेगेटिव्ह आला, अरे मी सीए नाही झालो। अरे सीए कोर्स ना खराब है, अरे इंस्टीट्यूट ही खराब है, इंस्टीट्यूट खराब है, पास ही नहीं करती हमको। चलो ठीक है, कोई नहीं, जितना कितना जलील करूं एक दिन में। AS12 गवर्नमेंट ग्रांट्स, 2 टाइप के ग्रांट्स होते हैं। ग्रांट्स मतलब सब्सिडीज, गवर्नमेंट 2 टाइप की सब्सिडी देती है, एक होती है कैपिटल सब्सिडी और एक होती है रेवेन्यू सब्सिडी। गवर्नमेंट ने बोला आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जितना आता है उसका 70% हम देंगे। कौन सा है ये, कौन सा सब्सिडी है, रेवेन्यू सब्सिडी है। क्योंकि रेवेन्यू सब्सिडी मतलब इनकम, इनकम मतलब उसके ऊपर टैक्स लगेगा, इनकम में बुक होगा, पीएनएल के क्रेडिट में बुक होगा वो सब्सिडी। तो पावर एक्सपेंसेस आपके पीएनएल के डेबिट में होगा, लाइट बिल भरा होगा तो डेबिट में होगा ना, उसके क्रेडिट में अभी इनकम बुक होना चाहिए, क्योंकि उसका कॉम्पेंसेशन दे रहा है गवर्नमेंट। तो रेवेन्यू आइटम को कॉम्पेंसेट किया तो रेवेन्यू सब्सिडी। इसका क्या मतलब होता है, कैपिटल का डेफिनेशन क्या होगा, कैपिटल सब्सिडी का डेफिनेशन क्या होगा सोचो। रेवेन्यू कॉस्ट को अगर गवर्नमेंट ने कॉम्पेंसेट किया तो वो रेवेन्यू सब्सिडी। हाँ तो इतना ही बोलना है ना गधे लोग, कैपिटल कॉस्ट को अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज किया तो। अब कैसे पता चलेगा सर आपको कि कैपिटल कॉस्ट को सब्सिडाइज किया। अरे तू बता रहा है बहुत बड़ा प्लांट लगाएगा मैं इधर MIDC में, ठीक है ना, 100 करोड़ का प्लांट लगाएगा गवर्नमेंट, कम से कम 15,000 लोगों को जॉब दूंगा मैं यहाँ पे। इतना बड़ा आपने सोचा हुआ है। आपको नहीं लग रहा शिंदे जी मोदी जी को इसका नोट लेना चाहिए कि गडिंगलज में इतना बड़ा प्लांट लगने वाला है, 100 करोड़ की फैक्ट्री लगने वाली है। तो शिंदे अंकल चीफ मिनिस्टर हमारे महाराष्ट्र के, और मोदी अंकल प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेशन के लिए आने वाले, इनॉग्रेशन के लिए आएंगे और बोलेंगे अरे क्या बढ़िया प्लांट है आपका। एक काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट 35% देगा, स्टेट गवर्नमेंट 35% आपको सब्सिडी देगा साहब इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। मतलब 100 करोड़ में का 35 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 35 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट देगा। तो आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना हुआ, तो आप डिप्रिसिएशन कितने पे क्लेम करोगे। आपने जो प्लांट लगाया वो 100 करोड़ का है, 100 करोड़ की आपके पास बिल है, लेकिन आपके 70 करोड़ का आपको सब्सिडी मिलने वाला है। तो डिप्रिसिएशन कितने पे करोगे, आपकी कॉस्ट कितनी 30, तो 30 के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा। क्यों सर, ये 70 करोड़ के ऊपर टैक्स भर दो ना पीएनएल के क्रेडिट में, लेके नहीं लेके जा सकते, ये रेवेन्यू सब्सिडी नहीं है, ये कैपिटल सब्सिडी। ये कैपिटल सब्सिडी असेट के कॉस्ट में से माइनस होती है। ये कहां लिखा है, आईसीडीएस 7 में लिखा है, AS 12 में लिखा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ो, वहां पे भी वही लिखा है, यहाँ पे भी वही लिखा है, खाली नाम अलग है रे।
मैं आपको एक एक लाइन बता रहा हूं, आपको पूरा आईसीडीएस नहीं पढ़ा सकता मैं ऐसे मजाक मजाक में। मैं आपको खाली बता रहा हूं कि आपको क्या पता होना चाहिए। टैक्स ऑडिट नहीं समझता ना आप लोगों को, आपको ऐसे ऐसे लगता है ना अंदर से कि टैक्स ऑडिट नहीं समझता, क्योंकि आपको ना टैक्स समझता है ना ऑडिट समझता है, तो टैक्स ऑडिट कैसे समझेगा। 2008 से सब टैक्स पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, 2023 आ गया, आज भी मेरे में हिम्मत नहीं है ये बोलने के लिए कि मुझको सब कुछ आता है टैक्स में, और मैंने मेरे आर्टिकल्स देखे हैं। हाँ सर बताइए क्या करना है, सब पता है हमको। ऐसा एटीट्यूड होता है आपका। प्रोफेसर को नहीं पता, प्रोफेसर एक्सेप्ट कर रहा है, और स्टूडेंट बोल रहे कि हाँ हाँ सब पता है। क्या हाँ इधर जाएगा, हाँ हो जाए, हाँ इसका नहीं मिला उसका मिल जाएगा। चार बातें पता होना मतलब लॉ पता होना नहीं है। 40-50 हजार पेजेस का लॉ है, कितना पढ़ लिया तुमने देख लो। ये तो आज पता चल रहा है सर आईसीडीएस मतलब कुछ होता है करके। ऑडिट तो हम कितने साल से कर रहे हैं, इसलिए ट्रेनिंग जरूरी है, इसलिए क्लासरूम जरूरी है, इसलिए मेडिटेशन जरूरी है। हम लोग सेशन चालू करने से पहले मेडिटेशन इसलिए करते ताकि तुम्हारा दिमाग पहले शांत हो जाए। आज निर्वाणा षटकम तुमने देखा, पहले तुम क्या हो भूल जाओ, क्योंकि तुमको जो लग रहा है ना तुम महान हो, वो तुम हो ही नहीं। तो जिस दिन तुम लोग मेडिटेटिव हो जाओगे, स्पिरिचुअल हो जाओगे, थोड़े लिटरेट हो जाओगे, एग्जाम पास करना विल बिकम अ बाय प्रोडक्ट, मनी विल बिकम अ बाय प्रोडक्ट, सक्सेस विल बिकम अ बाय प्रोडक्ट। लेकिन अगर तुम लोग अगर ये सब पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे नहीं। ठीक है, देख लो कब पढ़ना है। AS13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, अगला है सिक्योरिटीज। सर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या होता है। जो इन्वेस्टमेंट तुम लोग एक साल के अंदर लिक्विडेट करने वाले हो, टेक्निकली ऐसे इतनी आसान भाषा नहीं है, जो इन्वेस्टमेंट तुम एक साल में लिक्विडेट करने वाले हो, इसका क्या मतलब, एक साल में बेचने वाले, उसको हम क्या क्लासिफाई करते हैं, शॉर्ट टर्म करंट एसेट में जाएगा। जो इन्वेस्टमेंट मैंने एलाइट गुरुकुल के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, शॉर्ट टर्म में डालोगे आप लोग, नहीं क्यों, लॉन्ग टर्म में, क्योंकि मैं एक आध साल में लिक्विडेट नहीं करने वाला, तो इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसके अकाउंटिंग चेंज हो जाती है, क्लासिफिकेशन ही नहीं, उसके अकाउंटिंग के नियम चेंज हो जाते हैं। डिबेंचर्स वगैरह बॉन्ड वगैरह का तो अकाउंटिंग और कॉम्प्लिकेट होता है, वो एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट करके कुछ बातें होती है। ठीक है ना, तो दैट इज AS13 ICDS 8। बोरोइंग कॉस्ट कल ही मैं बता रहा था आप लोगों को, वो लीगल चार्जेस करके उन्होंने क्लासिफाई किया था टैली में, वो लीगल चार्जेस करके आप लेजर नहीं बना सकते, वो बोरोइंग कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट है, उसको इस ICDS में क्लासिफाई किया जाता है। तो लोगों को लगता है बोरोइंग कॉस्ट मतलब बोरो करोगे तो कॉस्ट क्या होती है, इंटरेस्ट। लोगों को लगता है बोरोइंग कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट होता है, जी नहीं, जितनी भी कॉस्ट एसोसिएटेड होती है, जैसे हमारा कोई क्लाइंट अगर प्रोजेक्ट बना के लोन लेने वाला है, तो सीए को प्रोजेक्ट बनाने की फी देता है, तो प्रोफेशनल फी में नहीं जाना चाहिए, वो बोरोइंग कॉस्ट में जाना चाहिए, फाइनेंस कॉस्ट में जाना चाहिए आपका, क्योंकि बिना प्रोजेक्ट के लोन नहीं होगा। सीए सर्टिफिकेशंस लगते हैं बहुत सारे साहब, वो भी प्रोफेशनल फी नहीं है, वो भी क्या है, फाइनेंस कॉस्ट है, बोरोइंग कॉस्ट है। सर क्या फर्क पड़ेगा अगर बोरोइंग कॉस्ट को मैं प्रोफेशनल कॉस्ट में रखूं या इंटरेस्ट कॉस्ट में रखूं या फाइनेंस कॉस्ट में, बहुत फर्क पड़ेगा आपका। आपको नहीं समझता क्या फर्क पड़ेगा, आपकी मार्जिन चेंज हो जाएगी। आपका एबिटा करके एक आइटम निकलता है बिजनेस का, एबिटा सुना था ना उस दिन मैंने इसमें दिखाया था आपको। हाँ सीएमए में होता ही है, अरे एनुअल रिपोर्ट जब दिखा रहा था ना मैं आप लोगों को, शेड्यूल दिखा, उसमें बताया था ना एबिटा होता है अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन। अगर आपने प्रोफेशनल फी बना दिया तो ये बिजनेस का रेगुलर एक्सपेंस बन जाता है, जबकि ये रेगुलर एक्सपेंस नहीं है, ये फाइनेंस कॉस्ट है, आपको इसको इंटरेस्ट एक्सपेंस मतलब बोरोइंग कॉस्ट के हेड में डालना चाहिए था, सीएमए में अलग जगह पे जाता है ये। आगे है प्रोविजंस कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट, ये है AS29। एक एग्जांपल पूछता हूं आपको, बता देखते कौन आंसर देता है। मार्च का महीना है, 18 मार्च को 18 मार्च को वोडाफोन का, इलेक्ट्रिसिटी का, इंटरनेट का बिल आ चुका है। 18 मार्च को बिल आ चुका है, बिल आ गया अपने पास, ठीक है ना, 40,000 का बिल आ चुका है, ये एक महीने का बिल है। वोडाफोन मतलब समझ रहे हैं ना, वोडाफोन, एयरटेल, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, सबकी जो बिल आते हैं आपके घर पे जो भरने होते हैं, हमें बिल आ गया है। भरा नहीं मैंने 31 मार्च तक, 31 मार्च तक मैंने पे नहीं किया,
इसकी एंट्री होगी या नहीं होगी? क्या एंट्री मारोगे आप इसकी? एंट्री पूछ रहा हूं, पैसे तो गए नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट तो नहीं मार सकते, कैश बैंक अकाउंट। हाँ तो बोलो ना, इतना क्या, ऐसा क्या सांप सूंघ गया तुम लोग, बोलो। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जो भी एक्सपेंस होगा, इंटरनेट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा टू पेएबल, या क्रेडिटर बना दोगे, पार्टी पता होगी तो। पार्टी पता होगी तो पार्टी का नाम अगर आपकी बुक्स में होगा तो उसका क्या बना दोगे आप? क्रेडिटर बना दोगे, मतलब पेएबल की एंट्री मारोगे आप, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री मारोगे। तो इसको कुछ लोग प्रोविजन बोलते हैं। ये प्रोविजन है क्या? नहीं, ये एक्सपेंस है। इतनी ही एंट्री मारते हैं लोग, यस और नो? लेकिन मुझे बताओ, 18 मार्च से लेके अभी आगे 19 मार्च से लेके 31 मार्च तक क्या बिल नहीं आया होगा? मतलब क्या इंटरनेट यूज नहीं हुआ रहेगा? क्या इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं हुई रहेगी? वही होगा। तो ये 19 मार्च से 31 मार्च का क्या करेंगे? बुक करेंगे कि नहीं करेंगे? करना पड़ेगा, क्योंकि उसको ही तो अक्रूवल सिस्टम। लेकिन सर बिल नहीं आया, बिल तो अप्रैल में आएगा, अप्रैल में बुक कर देंगे। वो पहले 11 महीने चलता है, 11 महीने में फर्क नहीं पड़ता। वो अप्रैल का बिल मई में बुक करो, मई का जून में बुक करो, जून का जुलाई में बुक करो, जुलाई का अगस्त में, उधर चल जाता है। इधर फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है, तो ये जो लास्ट के 12 दिन 15 दिन जो भी रहेंगे, उसका खर्चा उसी पीरियड में बुक होने की बात हुई थी ना। लेकिन सर बिल नहीं आया तो कैसे बुक करूंगा मैं? पहले तो जब तुम लोग अकाउंट्स क्लोज करते रहते हो तो तुम्हारे पास बिल होता है, क्योंकि तुम लोग अकाउंट्स क्लोज करते हो सितंबर में, मतलब पहले तो मई का बिल आ चुका है, अप्रैल मई में जो भी बिल आया रहेगा, बिल आया रहेगा। लेकिन चलो मान लेते हैं 31 मार्च पे तुमको एंट्री मारने की खुजली है, तो क्या करोगे? ऑन एन एवरेज आपका महीने का 40,000 आता है। हाँ, ये ऑलमोस्ट मोटा मोटी आधा महीना है, मतलब 20,000 की तो प्रोविजन मार के रख सकते थे ना आप लोग। ओके, प्रोविजन प्रिसाइज होने की जरूरत नहीं है। सर ऑडिटर का फी अभी तक कंफर्म हुआ नहीं है, हम ऑडिटर है, हमारी फी अभी तक कंफर्म अप्रोक्सीमेटली पता है कितनी होती है, तो उसकी क्या मार दो? प्रोविजन। सर इनकम टैक्स कितना आएगा पता नहीं अभी तक, अभी आप अलाउंस डिस अलाउंस करोगे, डेप्रिसिएशन वगैरह मारोगे, उसके बाद एक्चुअल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पता चले। लेकिन अकाउंट्स में क्या करनी पड़ेगी? कहां लिखा है कि प्रोविजन करनी पड़ती है? आईसीडीएस 10 में लिखा है कि प्रोविजंस क्रिएट करना पड़ता है। चॉइस थोड़ी ना क्या आपके पास। नहीं सर रहने दो ना, इस साल अगले साल देखा। अरे आईसीडीएस है, सेक्शन में लिखा है 145 में कि इसको फॉलो करना है आपको। चॉइस थोड़ी ना क्या दिया इनकम टैक्स में। जब तक ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थी, जब तक इनका नाम क्या था, अभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जब तक ये अकाउंट्स था तब तक ये लॉ नहीं था। जब ये आईसीडीएस बना तो ये लॉ बन गया है। तो वैसे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 है, लेकिन 32 आईसीडीएस नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स ने वही आईसीडीएस पिकअप किए जो उनको लगा कि ये रिलेवेंट है। तो सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईसीडीएस सब इक्वल टू है क्या? 90% इक्वल टू है। तो 10% क्या अलग है सर? 10% आईसीडीएस में वो अलग है जो इनकम टैक्स के फेवर में जाता है। जैसे समझो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई एक प्रोविजन है जो एसएससी के फेवर में जाता है, समझ रहे हैं? मतलब एसएससी को बोलता है हाँ आप इनकम पोस्टपोन करो, चलेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ लिखा है कि इनकम इस साल बुक नहीं करना, अगले साल बुक करना, ये रूल है उसका। ये लोग बोलते हैं नहीं 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 नहीं, इनकम आगे नहीं जाना चाहिए, इनकम पहले बुक होना, जितने जल्दी इनकम बुक हो उतना हमारे लिए अच्छा। और एक्सपेंस साइड में इन्होंने रूल क्या बनाए होंगे? एक्सपेंस जितना लेट आएगा, तो इन्होंने आईसीडीएस किसने बनाए? गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट के फेवर में बनाए गए। इन्हें क्या बोला? आईसीडीएस किसके? आईसीडीएस गवर्नमेंट के लिए बने गए हैं, तो गवर्नमेंट के फेवर, गवर्नमेंट मतलब इनकम टैक्स, वेरी प्रिसाइज, इनकम टैक्स के फेवर में बनाए गए हैं आईसीडीएस, एसएससी के फेवर में नहीं है। फेवर का मतलब क्या होता है? इनकम टैक्स के फेवर का मतलब क्या होता है? अगर आप इनकम को जल्दी बुक कर सकते हो तो जल्दी बुक करो, और आप एक्सपेंस को अगर थोड़ा लेट बुक करना है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेट बुक कर दो, एक्सपेंस को जल्दी मत बुक करो। तो प्रोविजन फॉर इनकम आप बनाते हो, लेकिन प्रोविजन फॉर एक्सपेंस इनकम टैक्स अलाउड नहीं करता। सर शायद मुझे ना वारंटी क्लेम आएगा, मुझे लग रहा है, वारंटी मैंने वारंटी दी है, मुझे लग रहा है इस साल 5% तो वारंटी में क्लेम आएगा। आया क्या?
नहीं ना, जब आएगा तब बुक कर देना। सर मुझे लग रहा है इस बैड डेट होता है, 10% का आरडीडी प्रोवाइड करके रखता हूं, आरडीडी का एंट्री अलाउड नहीं है। तो कुछ प्रोविजंस अलाउड है जो डिटरमाइंड है, जो होनी। लाइट बिल आएगा कि नहीं आएगा कंफ्यूजन है? शायद आएगा लाइट बिल इस महीने, अरे शायद ऑडिटर पैसे लेगा इस साल, नहीं तो शायद नहीं भी ले सकता। शायद की बात नहीं है, वो तो कंफर्म है, वो तो होना ही है। हाँ, बैड डेट होगा या नहीं होगा ये कंफर्म है? नहीं है, तो उसका प्रोविजन अलाउड नहीं करेगा। तुमको समझ रहा है कौन सा प्रोविजन अलाउड होता है? ये किसके फेवर का लॉ है? अकाउंट्स तो बोलता है ना प्रोविजन फॉर बैड डेट करो, प्रोविजन फॉर वारंटी करो, प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी करो, अकाउंट्स बोलता है। इनकम टैक्स नहीं अलाउ करता प्रोविजंस। कौन से प्रोविजन अलाउ करना चालू हो गया आईसीडीएस के बाद? जो मोस्ट प्रोबेबल है, सर्टेन है, होनी ही है, रीजनेबल है, तो वो सारे शब्द लिखे गए यहां पे। सर आईसीडीएस सारे के सारे हमारे इंटर के सिलेबस में है क्या? जी नहीं। तो सर क्यों बता रहे थे? इंस्टीट्यूट ने क्लियरली लिखा है फाइनल के सिलेबस में है। नालायक लोगों, अगर तुम प्रैक्टिकली काम नहीं करते तो मैं नहीं पढ़ाता। तुम जो सीए लोग कर रहे हैं वो कर रहे हो, तो सिलेबस की तो बातें ना करो। हम ये सब एग्जाम के लिए पढ़ ही नहीं रहे, हम प्रैक्टिकली पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? नहीं तो मुझे अगर थियोरेटिकली पढ़ाना होता तो मुझे एक एक आईसीडीएस ओपन करके उसके पैरा पैरा पढ़ाने पड़ते कि इस पैरा में ये लिखा है। मैं आपको पैरा नहीं पढ़ा रहा, इन सारे आईसीडीएस के ऊपर कुछ ना कुछ एक आध सेंटेंस लिखना होता है, ठीक है ना? विजय भाई ने सही किया है, लास्ट ईयर मेरे से एक एक लाइन लिखवा ली और विजय भाई डायरेक्टली मारते कंट्रोल सी कंट्रोल वी। विजय भाई है तो वो कर सकते हैं। मैं चाहता हूं जो लोग प्रोफेशनल कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं वो लोग कंट्रोल सी कंट्रोल वी ना मारे। लास्ट ईयर जो लिखे थे डिस्क्लोजर इस साल तो वही होंगे ना, ऐसे मत करो। कम से कम रीड करो कि क्या डिस्क्लोजर कर रहे हो। पता चला तुमने लिखा है द स्टॉक हैज बीन वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर एज पर आईसीडीएस 2, और ऊपर जाके देखते हो तो क्लाइंट कंसल्टेंसी इंडस्ट्री में है, सर्विस इंडस्ट्री में है, सीए है, उसके पास स्टॉक ही नहीं है, तुमने वैल्यू कहां से किया? हाँ, तो इसने क्या कहता है, एक सर्विस वालों का जादू अलग और गुड्स वालों का वैल्यू जादू अलग। तो ये शॉर्टकट वाले काम जितने जल्दी तुम कम करो, मैं नहीं बता रहा इमीडिएटली कम करो। अभी अगस्त का महीना है, सितंबर का महीना चालू होने के बाद मैं भी बोलूंगा शॉर्टकट ही भाई करो। अभी शॉर्टकट करो, अभी ज्ञान नहीं। अब नॉलेज की गंगा अक्टूबर में बहेगी, अब ड्यू डेट की गंगा है। पता चला हम नॉलेज लेते जा रहे, क्लाइंट उधर बैठ गए। क्लाइंट को तकलीफ हो ऐसा रिसर्च ना करो तुम। पहला क्लाइंट ने बोला बैलेंस शीट 3 दिन में बना के दो, तो 3 दिन में बना के दो। नहीं सर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ के करता हूं, नहीं नहीं रहने दे, 3 दिन में नहीं होना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ के, ठीक है ना? तो फटाफट देख लो आप लोग, आईसीडीएस के 10 मैंने बता दिया आपको, थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? चलो ये वाला लेक्चर मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। ये आईसीडीएस के ऊपर सेक्शन 145 की हमने बातें की।